हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब हमें लैडर के ऊपर क्वेश्चन देखना है जिसपे हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ हो या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो। तो चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। uniform ladder a uniform ladder of length a uniform ladder of length 3.25 meter and weight and and weighing 250 newton is placed against a smooth vertical wall with its lower end 1.25 meter from the wall from the wall. The coefficient of friction, the coefficient the coefficient of friction between the ladder and the floor, between the ladder and the floor is 0.3. What is the frictional force? What is the frictional force acting? What is the frictional force acting on the ladder at the point of contact at the point of contact between the ladder and the floor. Show that the ladder will remain in equilibrium will remain in equilibrium in this पोजीशन। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक यूनिफॉर्म लैडर है जिसकी लेंथ है 3.25 मीटर, वेट है 250 न्यूटन। इसको आपने प्लेस किया है अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। मतलब ये सपोज कि आपको फ्लोर दिया हुआ है, ये सपोज कि आपको वॉल दिया हुआ है। ये वॉल हमने स्मूथ लिया है, मतलब इस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं आएगा। मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको लेने की जरूरत है क्या? नहीं, ये स्मूथ वॉल है तो इसमें कुछ भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं करेगा, ऐसा दे रहा है। फिर कह रहा है आपने लैडर को यहाँ पे कर दिया प्लेस, तो ये मैंने लैडर कर दिया यहाँ पे प्लेस। सपोज कर लो मैं ए बी डिनोट करता है मेरा लैडर करता है। अब अगर ये लैडर है तो लैडर के सेंटर पे क्या एक्ट होगा? उसका वेट एक्ट होगा। वेट कैसा एक्ट होगा?
वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं सबके नाम लिख देता हूँ। ए बी हो गया, ये फ्लोर को मैं ले लेता हूँ सी, मिड पॉइंट को ले लेता हूँ डी, इधर जो मिड पॉइंट बनेगा उसको ले लेता हूँ ई। आएगा ऐसा। फिर उसके बाद आपको क्या कह रहा है, पहले तो लेंथ ऑफ लैडर दिया हुआ है, यानी ए से लेके बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना 3.25 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद आप बताइए डी क्या है, यहाँ पे सेंटर है। तो ए डी और डी बी की लेंथ कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। और कितनी रहेंगी 3.25 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, फिर 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। तो मतलब 1.625 मीटर डीबी की लेंथ रहेंगी, 1.625 मीटर एडी की लेंथ रहेगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि जो लोअर एंड है वो 1.25 मीटर दूर है वॉल से। तो ये है लोअर एंड लैडर का, और ये है आपकी वॉल। तो वॉल और लोअर एंड के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 1.25 मीटर दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच का दिया हुआ है, ये लैडर और ये नीचे वाले फ्लोर के बीच का। क्योंकि ये जो वॉल है ये कैसी है, स्मूथ वर्टिकल वॉल है, तो इसमें फ्रिक्शन लगने वाला है क्या, नहीं। आपसे कह रहा है आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है जो इस लैडर पे एक्ट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। अब थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्या इमेजिन करना पड़ेगा, अगर ये लैडर है, मैंने इसको रखा हूं अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, तो क्या होगा। सपोज ये है हमारा सेटअप, ये है मेरा लैडर, मैंने इसको रखा हूं अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल। अब जैसे ये अभी इक्विलिब्रियम में, लेकिन जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेंगी तो ये गिरने के लिए किस ओर गिरेगा, ये जो पेन है ये पीछे की ओर खसकेगा, और जो लैडर है ऊपर से नीचे की ओर आएगा, कुछ इस तरीके से गिरेगा ये, समझिएगा, ठीक है। तो ये दूर की ओर जाते जा रहा है, मतलब ये जो वॉल का एंड है, लैडर खसकेगा तो कैसा खसकेगा, इस ओर खसकेगा। लैडर कभी भी ऐसा खसक के गिरेगा क्या, नहीं, वो ऐसा रखा हुआ है तो ऐसा खसक के गिरेगा। ये चीज समझी सबको। आपको कभी भी अगर कंफ्यूजन आ रहा है, मैंने क्या कहा, इजी सेटअप है, खुद से ट्राई करके देखो। कुछ भी ऐसा एक आधी लकड़ी लो और दीवार से टिका के आड़ी रखो, और उस पर हल्का सा प्रेशर ऊपर से लगाओ, कैसी गिरेंगी, ऐसी मुंह केवल गिरेंगी। तो वो जो आपका फ्लोर से डिस्टेंस था वो कैसा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जब ये लैडर गिरने जाएगा तो लैडर इस ओर को गिरेगा, तो यानी इस पे जो प्रेशर है वो किस ओर लग रहा है, पीछे की ओर जाता हुआ लग रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगनी चाहिए, अंदर की ओर लगनी चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे वो किस डायरेक्शन में लगाएंगे, अंदर की ओर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मूवमेंट को अपोज करती है। तो ले लो इसको फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे एक ही फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एफ से डिनोट कर देता हूँ। ये लैडर ये पॉइंट ए पे रखा हुआ है, जहां पे भी हम रखते हैं वहां पे क्या आता है, एक नॉर्मल रिएक्शन आता है, तो आर ए आ गया। लैडर बी पॉइंट पे भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर बी आ जाएगा। तो इतनी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही है। आप चाहो तो इसके लिए अलग से फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इतनी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही है। तो चलिए सब चीजें हम लिख देते हैं यहाँ पे। सोल्यूशन में क्या आएगा, म्यू क्या है हमारे लिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the ladder and wall, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 0.3 दी हुई है। F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है F यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स। आर ए क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए, तो लैडर के ए पॉइंट में। आर बी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट पी। और डब्ल्यू क्या रहेगा, वेट ऑफ लैडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स
एट पॉइंट डी, या तो एट विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी मिड पॉइंट ऑफ लैडर आएगा ऐसा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपसे क्या कह रहा है, आपको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स जो है लैडर और फ्लोर के बीच में, और दिखाना है कि ये लैडर इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी ये लैडर गिरेगा नहीं, अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा। अब आप एक चीज देखिए, ये जो लैडर है इसका वजन कैसा एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, कर रहा है। अब अगर इसे इक्विलिब्रियम में रहना है तो जितनी फोर्स ऊपर जा रही है उतनी फोर्स नीचे आनी चाहिए, यानी यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स ऊपर जा रही है और जो वर्टिकल फोर्स नीचे आ रही है, दोनों की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है ना सब लोगों को। तो टू बी इन इक्विलिब्रियम, to be in equilibrium, net force and net movement must be जीरो। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नेट फोर्स और नेट मूवमेंट दोनों के दोनों कितने होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो चलो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, मतलब जितनी फोर्स ऊपर जा रही है वो इक्वल रहनी चाहिए, ऊपर एक ही फोर्स जा रही है जो है आर है, वो इक्वल रहनी चाहिए जितनी फोर्स नीचे आ रही है जो है वेट। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इक्वल आना चाहिए W से। दिस इंप्लाइज आर ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 250 न्यूटन। तो ये आनी चाहिए आपका नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितनी फोर्स लेफ्ट में जा रही है उतनी फोर्स राइट में जानी चाहिए। तो F इक्वल रहना चाहिए आर बी से, रहना चाहिए। ये वाली फोर्स राइट में जा रही है, ये वाली फोर्स लेफ्ट में जा रही है, तो जितनी फोर्स लेफ्ट में जा रही है वो इक्वल रहनी चाहिए जितनी फोर्स राइट में जा रही उससे। अब समेशन ऑफ मूवमेंट किसी एक पॉइंट पे ले लो, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है फ्रिक्शन की, मतलब F की। तो हम मूवमेंट पॉइंट ए में लेंगे क्या, नहीं, पॉइंट ए में लूंगा तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा मेरे लिए, जीरो हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो ए पे लेके भी सॉल्व कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मैंने दिखा दिया कि मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसे इक्वल है रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी से। तो वो कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए हम ले लेंगे समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए। तो ना समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए, ये भी कितना आना चाहिए, जीरो। अगर मैं ए पे ले रहा हूं तो एफ और आर ए दोनों की दोनों फोर्स कहां पे एक्ट कर रही है, एफ और आर ए दोनों के दोनों पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है। तो एफ इंटू जीरो प्लस आर ए इंटू जीरो। ये क्यों आया समझा ना, क्योंकि हम हमेशा मूवमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उस पॉइंट से। और क्योंकि ये दोनों की दोनों फोर्स पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जीरो है। ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट अगली फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, डब्लू किस ओर एक्ट कर रही है, नीचे की ओर। तो पॉइंट ए में ये कैसा घुमाएंगे इसको, ये घुमाएंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको प्लस ले लेंगे। तो आएगा डब्लू इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए ये हम लोगों ने क्योंकि वर्टिकली एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा, तो ए से लेके ई तक रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आ जाएगा प्लस डब्लू इंटू ए ई आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद अब और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद हम ले सकते हैं नेक्स्ट फोर्स आर बी। आर बी के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला पॉइंट अभी को मैं ऐसा मान के चल लेता हूँ एफ है, तो ए एफ और बी सी दोनों की लेंथ कैसी रहेंगी, सेम, क्योंकि ये भी आपका कैसा है, वर्टिकल है, ये भी कैसा है, वर्टिकल है, यानी 90 डिग्री का बन रहा है। ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। अगर ये रेक्टेंगल बनेगा तो ए से लेके एफ तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा कैसे,
बी से लेके सी तक के डिस्टेंस है, तो हम नया डिस्टेंस क्यों ले लेंगे, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले लेंगे इस फोर्स का, पॉइंट ए से बी सी ले लेंगे। तो ये आ जाएगा। अब ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, लेफ्ट की ओर घुमा रहा है। लेफ्ट की ओर मतलब कैसा डायरेक्शन लेके जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आएगा माइनस आर बी इंटू बी सी, तो आएगा माइनस आर बी इंटू बी सी, और नेट मूवमेंट कितना आने वाला है यहाँ पे, जीरो आना है। तो यहाँ पे आगे वैल्यू हमारे पास जीरो। उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक का टॉपिक सबको समझ में आया होगा। अब हमें यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू की वैल्यू दिया हुआ है। हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो हमें अब काय काय की जरूरत पड़ सकती, हमें लगेगा ए ई लग रहा है, पहली तो चीज, पहला क्या लग रहा है, ए ई लग रहा है। दूसरा क्या लग रहा है, बी सी लग रहा है। ए ई है क्या हमारे पास, है। क्यों, हमें ए सी की वैल्यू पता है। ए सी कितना है, 1.25। तो ए ई क्या रहेगा इसका, हाफ। ये वाला मैंने बताया था पहले आपको कि आपने ए बी सी में ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है। और यहाँ पे ए ई डी में ये भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। यानी डी ई और बी सी ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। साथ साथ डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो भाई ज्योमेट्री जो हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल लाइंस 9th में, तो अगर ये एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द थर्ड साइड और वो लाइन पास होती है मिड पॉइंट से, तो आपका जो सेकेंड साइड को वो इंटरसेक्ट करती है वो भी क्या बनाता है, मिड पॉइंट बनाता है। तो यहाँ पे ए से लेके ई तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, हाफ ऑफ 1.25, तो कितना आएगा 0.625। तो ये तो मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट मुझे निकालना है बी सी। बी सी मिल सकता है क्या, वो भी मिल सकता है। क्यों, मेरे पास ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, बी से सी निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, लगा लेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से। तो मैं बोल सकता हूँ W इंटू ए ई माइनस, या तो इज इक्वल टू आर बी। आर बी का ऐसे इक्वल, सॉरी, आर बी का ऐसे इक्वल है, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था यहाँ पे कि आर बी की वैल्यू इक्वल है एफ से। तो मैं इसे इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं आर बी की जगह क्या डाल सकता हूँ, एफ डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू बी सी, और आप यहाँ पे रीजन डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसे दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। नाउ ए ई की वैल्यू क्या रहेंगी, हाफ ऑफ ए सी। देखा है हमने यहाँ पे डायग्राम, मैं इसे आगे ही लेके चलता हूँ, क्या लैपटॉप बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है। हमें ए ई की वैल्यू चाहिए। ए ई क्या है, हाफ ऑफ ए सी, यानी हाफ ऑफ 1.25। मतलब हमें ए ई कितना मिल जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। तो ए से लेके ई तक का डिस्टेंस हमें मिल गया। उसके बाद बी सी निकालना है। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, ए बी का स्क्वायर। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 3.25 था शायद, है ना। तो 3.25 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस था इधर गया तो माइनस, ए सी का स्क्वायर। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, 1.25। तो आ जाएगा 1.25 का स्क्वायर आएगा। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए अब क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको निकालना है 3.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर। तो यार ये वैल्यू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट। बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 3 मीटर आ गई। तो बताइए इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगी, W, W कितना है 250 इंटू ए ई कितना है 0.625 इज इक्वल टू एफ
इंटू BC। BC कितना है 3। तो बताओ यहाँ से F की वैल्यू क्या आ जाएंगी 250 इंटू 0.625 डिवाइड बाय 3। तो बताइए क्या मिलेगा आपको 250 इंटू 0.625 250 इंटू 0.625 डिवाइड बाय 3। तो आंसर आ रहा है हमारे पास F का 52.0833 न्यूटन। तो ये आ रही है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। आगे निकाल लिया फ्रिक्शनल फोर्स। अब कह रहा है आप दिखाइए कि ये फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आई है इसके बावजूद भी हमारा लैडर जो है वो काय में रहेगा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ये कब हो सकता है जब हमारी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आ सकती है ये वैल्यू उतनी या उससे कम हो। तो वी नो दैट वी नो दैट हमने देखा था लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में निकालने के लिए जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वो कैसे इक्वल रहता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कहाँ पे है पॉइंट ए पे है समझ में आया ना क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है पॉइंट ए पे लग रहा है। तो आएगा म्यू इंटू आर ए। तो आर ए की वैल्यू कितनी है 250 म्यू कितना है 0.3 तो आ जाएगा 0.3 इंटू 250। तो देखते हैं 0.3 इंटू 250 ये आंसर आ रहा है आपके पास 75 न्यूटन आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है वो कितना है 75 न्यूटन। यानी जब तक 75 न्यूटन का मैं फ्रिक्शन लगा रहा हूं तब तक मैं मेरी इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकता हूं। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा अगर आपकी वैल्यू इससे ज्यादा क्रॉस कर जाए फिर उसके बाद आप इसमें सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से फ्रिक्शन कितना आएगा कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा लैडर को अगर अपनी जगह पे रोक के रखना है तो 52.0833। वो लैडर अपने वेट के साथ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है उसके साथ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा सकता है 75। तो अभी रेंज के अंदर है रेंज के अंदर है तो करके ये बॉडी क्या में रहेंगे इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो एज फ्रिक्शनल force on ladder is less than maximum frictional force hence ladder is in equilibrium। समझ में आया? तो उम्मीद है वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। तो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो टेंशन लेंगे क्या नहीं। आप देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग लैडर 5 मीटर लॉन्ग rests on horizontal ground rests on a horizontal ground and leans against a and leans and leans against a smooth vertical wall at an angle of 70 degree with the horizontal 70 degree with the horizontal the weight of the ladder is 900 Newton. Weight of the ladder is
900 Newton and acts at its middle. Weight of ladder is 900 Newton and acts at its middle. The ladder is at the point of sliding. The ladder is at the point of sliding when a man weighing 750 Newton when a man weighing 750 Newton stands on a rung 1.5 meter from the bottom of the ladder. Calculate the coefficient of friction. Between the ladder and the floor. चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग, इसको आपने एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा है और टिका के रखा है अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, ये हो गई वो दीवार थोड़ी मोटी हो गई। चलिए ये हो गई हमारी दीवार। इस दीवार पे हमने लैडर को टिका दिया है। लैडर टिका हुआ है कितने डिग्री पे? 70 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल पे। तो ए बी को लैडर दिखा देते हैं। सी यहाँ पे हमारा दीवार का बेस हो जाएगा। वेट हमेशा एक्ट करता है सेंटर पे, तो पॉइंट डी ले लेते हैं। वेट हमेशा एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे पॉइंट ई ले लेते हैं। हमें 5 मीटर लेंथ का लैडर दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है इसका जब मिड पॉइंट लेंगे तो 2.5 मीटर पे ये हो गया, 2.5 मीटर पे ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है इस पे एक आदमी चल रहा है जिसका वेट है 900 न्यूटन, नहीं वेट ऑफ लैडर 900 न्यूटन है, तो वेट ऑफ लैडर हो गया 900 न्यूटन। फिर कह रहा है द लैडर इज एट अ पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, मतलब कायम है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। कब? जब एक आदमी जिसका वेट 750 न्यूटन है ये सीढ़ी पे खड़ा हो रहा है जो 1.5 मीटर की दूरी पे, तो 1.5 मीटर की दूरी, कलर चेंज कर देता हूँ, 1.5 मीटर की दूरी पे एक आदमी खड़ा है इसमें जिसका वेट है 750 न्यूटन। कितनी दूरी पे? 1.5 मीटर की दूरी पे from the bottom of the ladder. Calculate the coefficient of friction between the ladder and the floor. तो आपको म्यू की वैल्यू निकालना है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे जो लैडर है कायम है पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग में, मतलब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। जब भी हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होंगी वो कैसी होंगी? मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक्ट होने वाली हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, उसको मैं डिनोट कर देता हूं एफ से। अब यहाँ पे और क्या दिखा रहा है आपको? आपने लैडर को रखा हुआ है पॉइंट ए पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ पे आपने इसको दीवार से टिका के रखा है तो यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी। अब मैंने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी अंदर की ओर क्यों लगाया तो समझ गया ना, क्योंकि लैडर खसक के दूर जाएगा तो हमें फोर्स फ्रिक्शनल पास में लाने वाले लगाना पड़ेगा। ये समझा? हमने पॉइंट बी पे फ्रिक्शनल फोर्स क्यों नहीं लगा? फिर से हमें दिया हुआ है लीन अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, यानी
ये जो वॉल है ये कुछ भी फ्रिक्शन लगाने वाली नहीं है। आपको निकालना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। तो चलिए यहाँ पे जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है सबकी सब हम यहाँ पे मेंशन कर देते। तो हियर एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ लैडर जिसकी वैल्यू है 900 न्यूटन। W1 क्या है? W1 है वेट ऑफ मैन जिसका वैल्यू है 750 न्यूटन है। फिर उसके बाद RA है नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A। RB है नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट B। ऑल forces acts as shown in figure। ये एक तरीका होता है जहां पे आप, जैसे हम लोग वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर उसके बाद वेट ऑफ मैन इज ऑल्सो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड जा रही है, यहाँ पे लेफ्ट में जा रही है। ऐसा अगर नहीं लिखना है तो मेंशन कर दो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है और यहाँ पे लिख दो ऑल फोर्सेस एक्ट्स एज शोन इन फिगर, यानी कौन कौन सी फोर्स किस तरीके से एक्ट करेंगे ये हमने डायग्राम में दिखा के रख दिया। समझ में आया? तो हम लोग ये जो मैन जहां पे खड़ा है वहां पे भी एक नाम दे देंगे। इसे मैं पी क्यू दे देता हूं, पी क्यू दे देंगे। यहां तक उम्मीद है किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर से ये क्या कह रहा है? ये जो है लैडर ये काय पे है? पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग में। तो आप लिखेंगे एज द लैडर इज ऑन पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, एज द लैडर इज ऑन पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग में मतलब अभी भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, दैट इज इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अब अगर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्स यानी नेट फोर्स और मूवमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर समेशन ऑफ फोर्स भी 0 हो जाएगा एंड समेशन ऑफ मूवमेंट भी 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज फोर्स का समेशन 0 होगा, मतलब जितनी फोर्स ऊपर जा रही आ रहे वो इक्वल रहेगा जितनी फोर्स नीचे आ रही। तो W1 प्लस W से W1 कितना है? 750 प्लस 900 तो कितना आएगा? 1650 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए आ गई 1650 न्यूटन आ गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझ में आएगा सबको? उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद जितनी फोर्सेस राइट में जा रही है जो है F, जितनी फोर्सेस राइट में जा रही है वो जो है F, वो इक्वल रहेगा जितनी फोर्सेस लेफ्ट में जा रही है, यानी R B से इक्वल रहेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए अब क्या करेंगे अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी एक पॉइंट पे मूवमेंट। फिर से मैं पॉइंट ए पे ले लेता हूं। क्यों ले रहा हूं पॉइंट ए पे? पॉइंट ए पे लेने का फायदा यह है ए आर बी दो फोर्सेस गायब हो जाएंगी यहां से। तो आप लेंगे ऑल्सो समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 आएगा। मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं ताकि हमें बार बार ऐसा पीछे आना ना पड़े। तो चलिए समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए ले रहे हैं।
तो जो फोर्स एफ एक्ट कर रही है वो पॉइंट ए पे कर रही है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। आर ए भी पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट फोर्स कौन सी है W1 जो है 750 न्यूटन। तो 750 न्यूटन कैसी एक्ट कर रही है नीचे की ओर, तो कैसा घुमाएंगा इसको क्लॉकवाइज, तो हम पॉजिटिव ले लेंगे। इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना हो जाएगा ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, तो आ जाएगा ए क्यू। प्लस दूसरी फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है 900 न्यूटन। कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है पॉइंट ए से ई तक का डिस्टेंस, ये रहेगा इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रहेगा इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ई आएगा। उम्मीद है अब ये चीज सबको आ गई होंगी, इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा कैसे निकालते हैं। लास्ट कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है आर बी, कौन से डायरेक्शन में लेफ्ट की ओर, तो ये कैसा घुमाएंगे डायग्राम को, ये घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो आएगा माइनस आर बी इंटू इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ए से जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट सेम रहेंगी, बी से लेके सी तक की हाइट से, तो आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 0। उम्मीद है समझाऊंगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहने वाली है परपेंडिकुलर रहने वाली है। ये तो वैल्यू 0 होगी, मुझे इससे कोई भी दिक्कत है क्या नहीं। तो बताइए क्या मिलेगा 750 इंटू ए क्यू। अब बताओ ए क्यू की वैल्यू क्या आएंगी, समझो डायग्राम से। ये हो गया ए क्यू पी, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 70 डिग्री का। मुझे ए से लेके पी तक की वैल्यू दी हुई है 1.5 मीटर दी हुई है। यहां से अगर मैं ए क्यू की वैल्यू निकालना चाहूं, ए क्यू 70 डिग्री का कौन सा साइड है पड़ोसी, पड़ोसी के लिए कौन सा एंगल आता है कॉस, यानी अगर मैं कॉस 70 निकालूंगा तो क्या आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ए क्यू डिवाइड बाय ए पी, तो ए क्यू की वैल्यू क्या आएंगी ए पी कॉस 70। उम्मीद है समझाऊंगा, प्लस 900 इंटू, अब मुझे चाहिए ए ई, तो चलो डायग्राम को चेंज कर लेते हैं, ए ई डी, ये वाला राइट एंगल ले लिए। अब मुझे ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है। फिर से लॉजिक लगाओ, तो फिर से अगर मैं cos 70 निकालूंगा तो क्या आएगा एडजेसेंट, यानी ए ई डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो आ जाएगा ए डी, तो ए ई की वैल्यू क्या आएगा ए डी cos 70 इज इक्वल टू आर बी इंटू, यहाँ पे माइनस था उधर गया तो प्लस। अब मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए, बी सी कैसे निकालेंगे हम, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए बी सी बन रहा है, बी सी निकालना है। यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 70 का अपोजिट है बी सी, अपोजिट के लिए क्या लेना पड़ता है साइन, तो साइन थीटा क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस आएगा, तो यहां से बी सी की वैल्यू क्या आ जाएंगे ए बी साइन 70 डिग्री आएगी। तो उम्मीद है ये सब कैलकुलेशन हमने कैसे किया आपको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 750 इंटू ए पी, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है 1.5 इंटू कॉस 70 डिग्री प्लस 900 इंटू ए डी, ए से लेके डी तक का डिस्टेंस 2.5 कॉस 70 डिग्री इज इक्वल टू आर बी। हमने देखा था आर बी कैसे इक्वल है, आर बी हमारा इक्वल है फ्रिक्शनल फोर्स से, देखा था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो आ जाएगा एफ इंटू ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर इंटू साइन 70 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 5 इंटू साइन 70 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, डायरेक्ट निकाल लूँ, इसको मैं डिवीजन में डाल के डायरेक्ट आंसर निकालता हूँ। तो चलिए बताइए क्या आएगा यहाँ पे 750 इंटू 1.5 इंटू कॉस ऑफ 70 प्लस 900 इंटू 2.5 इंटू कॉस 70
डिवाइड बाय 5 इंटू साइन 70। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास एफ का 245.6799 न्यूटन। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गई एंड वी नो दैट, क्या पता है हमारे पास, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू म्यू इंटू उस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स, तो आ जाएगा म्यू आर। तो म्यू क्या मिलेगा, एफ जैसा था वैसा, आर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, एफ कितना है 245.6799 डिवाइड बाय आर ए, आर ए कितना है 1650। तो 245.6799 डिवाइड बाय 1650, हमें आंसर मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0.1488 यानी आप इसे 1489 लिख लो, आएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगा किसी को भी, क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। एक बार अगर आपने कंसेप्ट सही तरीके से लगा लिए तो हमें कोई भी दिक्कत होगी क्या क्वेश्चन में, नहीं। उम्मीद है सबको समझा होगा। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। A uniform ladder, a uniform uh, uniform ladder of 4 meter length rests against a vertical wall with which 8 which it makes an angle of 45 degree. The coefficient of friction between the ladder and wall is 0.4 and that between ladder and floor is 0.5 if a man whose weight is half of that of ladder ascends it, how high will it be when the ladder slips? अब देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अभी तक हमारा सिर्फ एक एंड में लग रहा था फ्रिक्शन, अब
हमारा जो फ्लोर है ये भी फ्रिक्शन लगाएगा, ये जो वॉल है ये भी फ्रिक्शन लगाएंगे। और हमें कह रहा है एक आदमी है जो इस सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो वह आदमी कहां तक पहुंच सकता है जहां पे जाने के बाद ये लैडर स्लिप करेगा। तो चलिए अब मैं बना देता हूं हमारा लैडर। ए बी बन गया हमारे लिए हमारा लैडर बन गया। ये रखा हुआ है 45 डिग्री के एंगल पे। मैं बेस को मार्क कर देता हूं सी से। सीधी सी बात है, इसका जो भी वेट होगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके सेंटर पे। उसे मैं डिनोट करता हूँ डब्ल्यू से। वेट ऑफ लैडर दिया हुआ है क्या, हमें नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, हमें लैडर की लेंथ दी हुई है। लैडर की लेंथ है 4 मीटर। तो सीधी सी बात है, इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, इधर आएगा डी। इधर जो मिड पॉइंट बनेगा वो आएगा ई। ये तो हमारा जो ए से लेके डी तक का डिस्टेंस है वो 2 मीटर हो जाएगा, डी से लेके बी तक का डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा। अब इसमें एक आदमी चलने वाला है, वह आदमी कितने दूर तक चलने वाला है हमें पता नहीं है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, आदमी को यहाँ पे कोई तो भी एक डिस्टेंस तक चला देते हैं। सपोज कि आदमी यहाँ तक पहुंच गया। अब देखो मैं कहीं पे भी मार्क कर सकता हूँ उसे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ। उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू निकलने के बाद मुझे पता चलेगा असल में वो कहाँ तक पहुंचा था। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ W1 जो है वेट ऑफ द मैन। ये रहेगा हाफ ऑफ W। हमें पता है कि कितने दूर तक जाने वाला है, नहीं पता। तो मैं इस डिस्टेंस को ले लूंगा x मीटर। यानी मैंने दिखा दिया कि वो जो भी वैल्यू क्या है, x है ऐसा। तो मैं इसे अब डिनोट करता हूँ P, इसे डिनोट करता हूँ Q से। कर देंगे, मेथड चेंज होंगी क्या, नहीं। अब आपको फोर्सेस में तोड़ना है। अब आपको लेकिन एक चीज याद रखना है, कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है बिटवीन लैडर एंड वॉल एंड लैडर एंड फ्लोर, दोनों जगह पे फ्रिक्शन लगेगा। तो जो फ्रिक्शन लगेगा पॉइंट ए पे उसे मैं डिनोट करता हूं F1 से, और जो फ्रिक्शन लगेगा मेरा पॉइंट बी पे उसे मैं डिनोट करता हूं F2 से। अब मैंने इसे ऊपर की ओर जाता हुआ फ्रिक्शन ही क्यों दिखाया। अब आप इमेजिन कीजिए, ये लैडर है, ये लैडर खसक के नीचे गिर रहा है, गिर रहा है। तो ये किस ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। अगर ये लैडर नीचे की ओर गिर रहा है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन को किधर काम करना पड़ेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करती है। तो अगर ये लैडर नीचे गिर रहा है तो इसको रोकने के लिए ऊपर फोर्स लगना पड़ेगा। जैसे लैडर अगर लेफ्ट को खसक रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स को रोकने के लिए इसे राइट की ओर एक्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, इजी है। अब क्योंकि ये लैडर दो जगह पे चिपका हुआ है तो रिएक्शन फोर्स बी पे भी लगेंगी, रिएक्शन फोर्स ए पे भी लगेंगे। तो इतनी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही है, कर रही है। तो चलिए दिखा देते हैं सॉल्यूशन में सब चीजें। पहले क्या चीज क्या है, F1 है। F1 क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड फ्लोर। अच्छा हाँ, हर एक जगह पे ना ये भी मेंशन कर दो, लेट ए बी द लैडर। हर जगह पे मेंशन कर दो, हमें शायद नाम नहीं दिया हुआ है ना कहीं पे भी। तो जितने क्वेश्चंस है ना सब में मेंशन कर दो कि हम ए बी से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा लैडर। तो हर जगह पे लिख दो लेट ए बी द लैडर। कर देंगे इतना सब लोग। तो F1 क्या हो गया हमारे लिए, फ्रिक्शनल फोर्स होगी बिटवीन लैडर एंड फ्लोर। फिर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो RA ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए। अगर आप ए बी द लैडर लिख दे रहे हो, यहाँ पे डायग्राम बना रहे तो आप F1 को लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट ए, ऐसा भी करके लिख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद W क्या डिनोट कर रहा है, वेट ऑफ लैडर। फिर उसके बाद W1 क्या है, वेट ऑफ मैन। फिर उसके बाद हमारा RB है नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी। F2 है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन
लैडर एंड वॉल। आ गया यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें दो चीजें दी हुई है, क्या क्या दी हुई है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है बिटवीन लैडर एंड वॉल। तो ये कौन सा पॉइंट है? लैडर और वॉल के बीच में बी है, तो म्यू बी लिख देता हूं यहाँ पे। ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड वॉल। और म्यू ए, ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड फ्लोर। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड फ्लोर। तो बताओ यहां से म्यू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड वॉल, ये है 0.4। एंड म्यू ए कितना दिया हुआ है? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लैडर एंड फ्लोर, ये दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझ में आया सबको? तो आप लिखेंगे एज द लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। एक और लाइन यहां पे लिख दो, द फोर्सेस एक्ट्स एज शोन इन फिगर। क्योंकि मैंने किसी भी फोर्स का डिस्टेंस भी नहीं बताया, डायरेक्शन भी नहीं बताया, तो मेरे लिए लिखना जरूरी है कि द फोर्सेस एक्ट्स एज शोन इन फिगर। कर दिया यहां तक? तो चलिए अब हम आते हैं हमारे फिर से क्वेश्चन में। क्या लिखेंगे? एज द लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। तो एज द लैडर इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अगर ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, मतलब जितनी फोर्सेस ऊपर जा रही है उतनी फोर्सेस नीचे आएंगी। ऊपर कितनी फोर्स जा रही? आर ए जा रही है, और कोई फोर्स ऊपर जा रही है क्या? नहीं। ये इक्वल रहेगा जितनी फोर्स नीचे आ रही है, मतलब W प्लस W1 से। तो आ जाएगा W प्लस W1 की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ W, यानी आ गया 3/2 टाइम्स W। तो हमको आर ए की वैल्यू मिल गई 3/2 टाइम्स W। इक्वेशन नंबर 1। जितनी फोर्सेस लेफ्ट में जा रही उतनी फोर्सेस, एक मिनट रुको यहाँ पे यार, एक और चीज है ना, F2 भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस F2। देखिए F2 भी ऊपर की ओर जा रहा है। तो जितनी फोर्स, F2 RA में ऐड होगा ना। जितनी फोर्सेस ऊपर जा रही है, पहली कौन सी फोर्स ऊपर जा रही? RA। दूसरी कौन सी फोर्स ऊपर जा रही? F2। तो RA प्लस F2 ये इक्वल रहेगा जितनी फोर्सेस नीचे जा रही, मतलब W प्लस W1 से, यानी W प्लस हाफ ऑफ W से, यानी 3/2 टाइम्स W से। तो RA प्लस फ्रिक्शनल फोर्स सेकेंड पॉइंट पे, ये इक्वल आ रहा है 3/2 टाइम्स W से। आ गया? सेकेंड, जितनी फोर्स लेफ्ट में जा रही है वो इक्वल रहेगा जितनी फोर्स राइट में जा रही है उससे, यानी F1 इक्वल रहेगा RB से रहेगा। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद समेशन ऑफ मूवमेंट लगाना पड़ेगा। सेकेंड, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए, ये कैसे इक्वल रहना चाहिए? 0 से इक्वल रहना चाहिए। तो बताइए क्या मिलेगा? पहले तो दो फोर्सेस 0 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि F1 भी पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। RA भी पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। W नीचे की ओर घुमा रहा है, तो W इंटू कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? AE प्लस W1 भी नीचे की ओर यानी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो प्लस W1 इंटू कितना डिस्टेंस है? AQ आएगा। फिर उसके बाद F2 कहाँ पे घुमा रहा है? ऊपर की ओर, मतलब माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस F2 इंटू F2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? F2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, F2 ऐसा एक्ट कर रहा है तो A से लेके C तक का डिस्टेंस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है RB भी किस ओर घुमा रहा है? इस ओर घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो आएगा माइनस RB इंटू RB के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा? BC, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 0 आ जाएगी। तो बताइए क्या आएंगे यहाँ से वैल्यू? पहली तो वैल्यू पूरी हो गई 0, तो प्लस W इंटू
ए से लेके ई तक का डिस्टेंस। फिर से अब डायरेक्ट लिखू ना, ये हो गया हमारे लिए एडजेसेंट साइड 45 डिग्री का। एडजेसेंट के लिए कौन सा एंगल आता है, कॉस, तो ये आ जाएगा ए डी कॉस 45 डिग्री। आपको पेपर में ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते जाना, ठीक है। ए ई डी है, 45 डिग्री का एंगल है, तो कॉस 45 डिग्री क्या होगा, एडजेसेंट यानी ए ई अपॉन हाइपोटेनस ए डी। तो ए डी के ए की वैल्यू क्या आएंगी, ए डी डिवीजन में इधर क्या मल्टीप्लीकेशन, तो ए डी कॉस 45 आएगा। उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए क्या मिलेगा हमें, उसके बाद आएगा हमारे लिए प्लस W1। W1 की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ W, तो आ जाएगा हाफ ऑफ W इंटू ए क्यू। ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस और कॉस 45, तो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कॉस 45। फिर से सेम लॉजिक लगाओ, ए क्यू पी निकालना है, ये 45 डिग्री है, तो ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, ये कौन सा साइड हो गया, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ए क्यू अपॉन ए पी वैल्यू आएंगी कॉस 45 की, तो ए क्यू कितना मिल जाएगा, कॉस 45 ए पी आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे माइनस में वैल्यू इधर जाएंगी तो प्लस में, फिर आ जाएगा F2 ए सी, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है क्या, ए से सी तक का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस फिर से कितना आ जाएगा, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा ए बी कॉस 45 डिग्री आ जाएगा। कैसे आया समझाना सबको, फिर से सेम लॉजिक, ए सी बी, ए सी है एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लगेगा। अब लास्ट वाला भी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस, इधर गया तो प्लस, आर बी इंटू बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू कहाँ गई हमारी, बी से लेके सी तक की वैल्यू कौन सा साइड हो गया, अपोजिट, तो अपोजिट के लिए क्या आता है, साइन, तो आएगा ए बी साइन 45 डिग्री आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर आप लोगों को याद हो, आप चाहे साइन 45 निकालो चाहे कॉस 45 निकालो, सबकी वैल्यू कितनी आती है, 1/√2 आती है। साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पे कैसे होती है, सेम होती है, तो मैं पूरे को डिवाइड कर सकता हूँ साइन कॉस की वैल्यू से, तो यहाँ पे आ जाएगा W इंटू ए डी, ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, प्लस हाफ ऑफ W इंटू ए पी, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, x मीटर, ये इक्वल आ जाएगा F2 इंटू ए बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, प्लस आर बी इंटू ए बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। रीजन क्या आएगा, सिंस साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू है 1/√2, मतलब यहाँ पे भी 1/√2 आ गया, 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 तो मैंने √2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरी वैल्यूज क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो मैं पेपर में पूरा काटते हुए दिखाऊंगा क्या, नहीं, मेरी स्टेप्स वेस्ट होंगी, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। समझा पक्के में। अब यहाँ से आप क्या कर सकते, आर बी के जगह F1 को कर दो सब्सटीट्यूट, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4F2 प्लस F1, ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जार 4W प्लस WX डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे डिवीजन में 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो उसे एक ही स्टेप पे मैं लिख देता हूँ 8 टाइम्स, लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी हम सिर्फ इक्वेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें x की वैल्यू कैसे तो भी जुगाड़ लगा के निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, और मुझे क्या पता है, फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल रहता है म्यू टाइम्स रिएक्शन एट दैट पॉइंट से। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिएक्शन एट दैट पॉइंट, तो मुझे म्यू ए भी दिया हुआ है, म्यू
बी भी दिया हुआ है अगर आप लोगों को याद हो तो। म्यू ए है 0.5, म्यू बी है 0.4। मैं इसे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, या तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद देते हैं। तो हमें यहाँ से F1 की वैल्यू मिल जाएंगी 0.5 RA एंड F2 की वैल्यू मिल जाएंगी 0.4 RB। आ गई इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हम यहाँ पे पूरी जितनी इक्वेशंस है ना सबको देखते हैं एक साथ और देखते हैं हम कुछ बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको यहाँ से। अब हमारे पास कुछ रिलेशन बन रही है क्या। हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एट 1 है 0.5 टाइम्स रिएक्शन एट ए से, और मेरा फ्रिक्शनल फोर्स एट 1 है रिएक्शन बी से इक्वल। तो मैं फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या लिख सकता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स एट 1 ये आ जाएगा आर बी से इक्वल। तो आर बी और F1 दोनों के दोनों इक्वल आएगा 0.5 टाइम्स आर ए से। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते आएगा 2 टाइम्स रिएक्शन एट बी इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स फोर्स एट 1 से, जो इक्वल आ जाएगा 1 टाइम्स आर ए से। यानी रिएक्शन एट ए ये कितना आ रहा है हमारे पास, रिएक्शन एट ए आ रहा है 2 टाइम्स फ्रिक्शनल फोर्स एट 1 एंड 2 टाइम्स रिएक्शन एट बी। ये चीज समझ में आया ना। फोर्स एट 1 ये इक्वल था 0.5 आर ए से, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.5 को लिखो 1/2, तो 1/2 आर ए इक्वल F1 से, तो 2F1 इक्वल आ जाएगा कैसे आर ए से, और F1 का ऐसे इक्वल है आर बी से। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स F1 की जगह आर बी लिख सकता हूं। तो मेरे पास रिएक्शंस के बीच में रिलेशन हो गई, फोर्स के बीच में रिलेशन हो गई। अब आगे और क्या कर सकता हूं जिससे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आगे की ओर। रिएक्शन एट ए प्लस F2 मेरे पास आर बी के टर्म्स में है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या मिलेगा आपको, रिएक्शन एट ए हमारे पास कितनी दी हुई है, रिएक्शन एट ए की वैल्यू 2 टाइम्स आर बी प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 0.4 RB इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स W आ रहा है। तो यहाँ पे 2 प्लस 0.4 आ जाएगा 2.4 टाइम्स RB, 2.4 टाइम्स RB। इसकी वैल्यू आ जाएंगी 3/2 यानी 1.5 टाइम्स W। तो RB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W कितनी आ जाएंगी 1.5 जैसा था वैसा, यहाँ पे 2.4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा 0.625 टाइम्स W आ गया। तो मेरे पास आर बी आ गया इन टर्म्स ऑफ W आ गया, आर बी W के टर्म्स में आ गया। मुझे आर बी चाहिए था क्या, नहीं, मुझे F1 और F2 चाहिए W के टर्म्स में। तो चलो F1 कितना आ जाएगा W के टर्म्स में, फिर दिस इंप्लाइज मुझे पता है F1 का ऐसे इक्वल है आर बी से, तो F1 की वैल्यू जो इक्वल है आर बी से, इसकी भी वैल्यू आ जाएंगी 0.625 W आ गई। एंड सेकेंड मुझे पता है मेरा F2 इक्वल है 0.4 टाइम्स आर बी से, तो 0.4 टाइम्स आर बी से, तो आ जाएगा 0.4 इंटू 0.625 W, तो 0.625 इंटू 0.4, तो आंसर आएगा 0.25 W आ गया। अब मेरे पास F1 F2 दोनों आ गया W के टर्म्स में। क्योंकि मुझे X की वैल्यू निकालना है, X की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ से W हटाना जरूरी है, करके मैं W हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बताओ इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएंगे हमारे पास, 8 टाइम्स F1 कितना है 0.625 W प्लस F2
F2 कितना है 0.25 W इज इक्वल टू 4W प्लस W x। पूरी इक्वेशन में W कॉमन है तो डिवाइड बाय W कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे 8 इंटू 0.625 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आएगा 8 इंटू 0.625 प्लस 0.25, आंसर आ रहा है 7। तो आएगा 7 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे +4 उधर गया तो -4, तो 7 - 4 यानी x की वैल्यू आ जाएंगी 3 मीटर। यानी जो फोर्स है वो कितने दूरी पे एक्ट कर रही है 3 मीटर पे। यानी ये इंसान कितने मीटर तक चढ़ गया था 3 मीटर तक लैडर में चढ़ सकता है। उसके बाद ही लैडर आपका जाएगा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में और फिर स्लिप हो सकता है। तो कितना लैडर चढ़ सकता है वो 3 मीटर। तो हाउ हाई will it be when the ladder slip, तो आप लिखें the ladder will slip at 3 मीटर। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, जो इसके कैलकुलेशन है वो कभी काल ट्रिकी हो सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसमें कीजिएगा। जैसे हमें पता था हमें एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या किए, x को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यूज है सबको काटने की कोशिश की। समझ में आया? जैसे हमने F1 F2 को W के टर्म्स में लाने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के साथ W चिपका हुआ है, तो जब तक मैं W से डिवाइड नहीं करूंगा मेरा x फ्री होगा क्या? नहीं। तो आपको इतना स्मार्टनेस करना आना चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।